बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार के इस स्पेशल एपिसोड में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। अब मैं इसको क्या स्पेशल एपिसोड को स्पेशल में सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मामूल से हटकर हम ये एपिसोड कर रहे हैं कराची से, और चूंकि ये क्रिकेट का जनाजा धूम से निकले, अच्छा ये जनाजा धूम से निकले, चले इसको रखते, इसको नहीं रख सकते, इसको रखते बात तो सुन लेते हैं अभी अच्छा अब ये मैं बात कर दूं तो बहरहाल पाकिस्तान जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बात पे हंसा जाए रोया जाए। जब हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे और लोग यहाँ पर एक अलामती जनाजे की तैयारी कर रहे थे क्रिकेट की, तो हम ये कह रहे थे कि भाई ये काम तो कोई मुनासिब काम नहीं है, लेकिन इस वक्त लोगों के जज्बात इस वक्त कुछ ऐसे ही हैं। मैं जाती तौर पर भी ये पुतले जलाना या इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ। ये तो खैर क्रिकेट का अलामती जनाजा तो पता नहीं इसको गलत कहा जाए नहीं, इसलिए कि वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकल गया है। पाकिस्तान ने एशिया कप के 3 मैचेस की बात की जाए, भारत के खिलाफ मैच हारा, बहुत ही आसानी से भारत ने हराया। एक मैच जो हमने बहुत तीर मार के जीता वो मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ जीता, और फिर आज एक मैच जो हारे वो बांग्लादेश से हारे। आईसीसी की जो क्रिकेट रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से नीचे है, और बांग्लादेश की टीम ने आज साबित कर दिया कि वो वाकई डिजर्व करती है हम सुपर होना, वो हमसे एक बेहतर टीम है। ये खेल है, हम समझते हैं कि ये खेल है, लेकिन और लड़कर हारे तो हम खुद कहते हैं कि नहीं जनाब तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बुरा खेलकर और मुस्तकिल बुरा खेलकर और इंतहाई मुस्तकिल बुरा खेलकर आप इंतहाई बुरे तरीके से हार जाएं तो फिर तनकीद करना भी सवाम का हक है, जो कहीं खिलाड़ियों को हीरो भी बनाती है। हमारे लिहाज भी काबिल एहतराम है, लेकिन जब गलत खेलेंगे बुरा खेलेंगे तो तनकीद तो करना बनती है। मैच देखा दिया आप लोगों ने, सब बैठ गए। क्या हुआ? एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बताएं। नजम सेठी और उसकी पूरी टीम जिसको मलिक कयूम ने वो बैन किया था, ये सब इस वक्त क्रिकेट के करता धरता बने हुए हैं। ये सेठी साहब ने तो पीएसएल करवाया, बड़ा अच्छा काम करवाया भी। ये नहीं जी, वो भी सब फिक्स था। हसीना वाजिद का किसी मैच में ना आना और इस मैच में आके बैठना उस वक्त मेरे जहन में तय हो गया था। आपको पता चला हार जाएंगे, पाकिस्तान हारेगा, ये तय है। भाई आप ये क्यों नहीं मानते कि हमारी टीम बुरा खेली इसलिए हार गई? हर चीज फिक्स तो नहीं होती ना दुनिया में। देखे जी, गलत सिलेक्शन की हुई है, बुढ़े बुढ़े लोग 6-6 दफा आप वापस बुलाए। बुढ़ा कौन है टीम में? समी, आफरीदी, हफीज 10 मैचों में 1 में चलता है, आफरीदी 10 मैचों में 1 में चलता है। क्यों हार रहे भाई, क्या हो रहा है? अफरीदी की कैप्टनी बिल्कुल नहीं हो रही, इसको चेंज करना चाहिए। और खुर्रम मंसूर, दुनिया क्रिकेट में सबसे ज्यादा T20 खेले शायद आफरीदी, पता है आपको? देखे खेलना एक अलग चीज है। शोएब मलिक को कप्तान बनाओ या तो ये सरफराज को कप्तान बनाओ, वो है कप्तानी यादगार मैच का बोल के यादगार ही बना देते हैं हर बार। यादगार तो हुआ ना, देखिए लेके जाते। खवातीन पूरी टीम चेंज करनी चाहिए, पूरी टीम चेंज। पर क्या मैं और आप जाएंगे खेलने? टीम नई टीम कहाँ से? आप तो कोई मैच नहीं जीत। मैं जाऊंगा खेलने जाओगे? हाँ। तुम भी तो नहीं हरवा दोगे? नहीं। हारना ही है तो फिर तो इन लोगों को ही भेज दें, हरवा तो ये भी सकते हैं। आप लोगों को जितवाने के लिए भेजा था, आप लोगों ने हरवा दिया। 9 बॉल 1 ओवर में, वो गलती से 9 बॉल हो गए। ये क्या गलती है भाई? ये तो पता है क्या, सब बूढ़े हो गए हैं, सबों को सिर्फ हेड में आना चाहिए। 9 बॉल में मोहम्मद आमिर को ही पीछे छोड़ दिया समी ने आज। ये गली की क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। ये गली वाले भी इतना इस तरह नहीं करते, जिस तरह समी ने किया। हल क्या है इसका? क्या करें? हल क्या है? इन सबको निकाला जाए टीम से। तो कौन खेलेगा फिर? क्यों नहीं? ये बहुत है कराची में। 10 दिन बाद वर्ल्ड कप है, नए लड़के कहाँ से आएंगे? लड़के कराची के साथ ज्यादती होती है, हमेशा ज्यादती होती है कराची। सरफराज है ना कराची? एक है, एक क्या करेगा बेचारा? उसने जब भी कितना अफरीदी कैप्टन रहा तो बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में सब पे तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी चीज पे तवज्जो नहीं दी गई। और बॉलिंग फिर भी निस्बतन बेहतर है, लेकिन बैटिंग में बड़े मसले हो रहे हैं। फील्डिंग में आपने देखा, फील्डिंग में क्या है, चीज पे तवज्जो। वो कौन सी चीज? इश्तिहारात में ऐसा इश्तिहारात ना आ रहे नहीं। और हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, नए लड़कों को, यंग लड़कों को, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, जो जीत सकते हैं रन। कह रहे हमें चांस नहीं मिल रहा खेलने के। आपके बैट्समैन को या तो सिर्फ रोकना आता है या फिर आउट होना आता है, छक्के तो रोकना भी नहीं आता, 20 ओवर भी नहीं खड़े रहते, 18 ओवर खड़े रहते हैं, आउट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, ए कैटेगरी का प्लेयर है, 4 लाख रुपए ले रहा है। जब आप करप्शन करने वालों का एहतसाब कर रहे हो, इनका क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप नैब को इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। मेरी एक बात सुने, मंजूर को आपने जो है ना टीम में लिया, फर्स्ट मैच उसने इंडिया के खिलाफ खेला, उसने 2 बॉलें रोकी। कमेंटेटर है हर्षा भोगले, उसने फौरन कह दिया कि एक्सपोज हो गया, इसका हेड डाउन है। और यहाँ ये सीनियर्स बैठ के उसको जो है ना उसको अपोज कर रहे हैं। उसको कराची में चांस नहीं मिल रहा, उसको पाकिस्तान खिला रहे हैं। क्यों खिला रहा है? पता नहीं, बस पर्ची लगती है किसी की। अब ये करप्शन नहीं है क्या? ये तो आपको खुर्रम मंजूर नामंजूर है? नहीं, वो है ही नामंजूर। किस चीज का प्लेयर है यार? अब अहमद शहजाद को बुला लिया दोबारा, ठीक है। ये स्टार्स आप कहते हैं, ये स्टार्स हैं, आप स्टार्स हैं। बाय रियल आप इनका एटीट्यूड देखें किस तरह ये अपने
जी आफरीदी को आपको नहीं पता कप्तान अरे अपनी टीम के ऐसे कप्तान होते हैं। कैसे होते हैं? तुम बोलो। तुम बोलो क्या नहीं तुम बोलो आप बोले। उन्होंने सेकंड बॉल पे जब आउट हो गए, जबकि टीम को उस टाइम उनकी इतनी ज्यादा नीड थी और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रह गए। ये जो फुल टॉस बॉल पे आउट होते हैं, मोहाली में इंडिया के खिलाफ भी सेमीफाइनल में फुल टॉस बॉल पे आउट हुए, आज भी फुल टॉस बॉल पे आउट हुए हैं वो। नहीं आता, खेलना वेलना नहीं आता आफरीदी को। यार आप लोगों ने हीरो बनाया, वो एक मैच के बाद आप लोग इस तरह कर रहे थे। मिलान है तो हम लोगों को भेजा जाओ, पूरी टीम को निकाल बाहर खिलाएं किसको फिर? नई टीम बनाए, बिल्कुल नई टीम बनाए। अरे सेल्फी सबर पर प्रोग्राम तो कर लूं मैं पहले। अफरीदी जब रन करते हैं हर कोई बोलता है कि अफरीदी, जब नहीं रन करता हर कोई इसको कुछ नहीं पूछता। हाँ तो असल बात क्या है? बहुत अच्छा प्लेयर है अफरीदी, आफरीदी अच्छा प्लेयर, अच्छा खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए। किसको निकालना चाहिए टीम से? पूरा मंजूर को, वो तो निकाल दिया, अहमद शाह को ले आए थे। पूरा मंजूर की जगह नहीं। आफरीदी के लिए क्लैपिंग करवाएं कि वो बहुत अच्छे तरीके से हारते हैं। अच्छा नजम शेट्टी को निकाल दे, किनको निकाल नजम शेट्टी को निकाल। वो थोड़ी खेल रहे थे आज कोई। पीसीबी में वो सिलेक्शन कमेटी के, और जब तक क्रिकेट से सियासत खत्म। सिलेक्शन कमेटी में नजम शेट्टी साहब थोड़ी है, आप तो हारून रशीद साहब है चीफ सेलेक्टर। जी लेकिन नजम शेट्टी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जब तक सियासत नहीं खत्म होगी क्रिकेट से, हमारा क्रिकेट मैच कभी भी पनप नहीं सकेगा। जब तक क्रिकेट में सियासत नहीं, शेट्टी साहब को निकालेंगे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे पक्का प्लेयर जो आउट, जो इतने दो फिट की नो बॉलें करा रहा है समी, वो कराना बंद कर देगा। सियासत रहेगी। अच्छे टैलेंट को जब तक नहीं लाएंगे आप लोग सामने। वकार यूनुस को निकाल दिया जाए, वकार यूनुस बहुत पुराने हो चुके हैं, वो अपने लेकिन वो बॉलिंग कोच है और बॉलिंग तो अच्छी है हमारी अभी। बिल्कुल नहीं, वो विकेट अपनी कुर्सी से हिलते नहीं, ग्राउंड में आते नहीं, कोचिंग करते नहीं, उनको खेल के आना चाहिए, प्लेयर्स को बताना चाहिए। नो बॉल हमें ले डूबे, नो बॉल कराया ना, नो बॉल दो नो बॉल किस तरह किया जाता है उसको? नो बॉल उससे तो नहीं कराई, वो तो समी ने तो नहीं कराया, ही इज द कोच एट दैट मोमेंट, बट ही डिडंट खेलना चाहिए, दिल बड़ा कर। अच्छा अब ये बता दे सब, अब ये T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है थोड़े दिनों बाद, तो पाकिस्तान की टीम से उम्मीद है कोई आप लोगों को? बिल्कुल नहीं उम्मीद, बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा अनाड़ी बंदे ले वो सही है। ये सब मैच इसको भेज दें, क्या करें? इसको भेज दें। मिसबाह हक को दोबारा एज ए कैप्टन T20 लाना चाहिए। दे हैव अ ग्रेट लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर मोर 5 years टू प्ले। मिसबाह उल हक को मजीद 5 साल के लिए खेलना, मोर 5 years। और शाहिद आफरीदी को भी नायब कप्तान बना देना। गो बैक वेयर सिट टू होम, सिट होम। बिल्कुल बहुत सारा पैसा उसने जो है अब वो अपना एतमाद जो है एडवर्टाइजमेंट में दे दें, उधर बहुत पैसा है, वो माशाल्लाह बहुत अर्निंग है, बहुत सारे बिजनेसेस कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन। क्या करें? एल्डिन जो जैसे सिर्फ सर साफ करे। नहीं अब चलिए, कमर्शियल करने में क्या बुराई है यार? कमर्शियल तो मैंने भी किया है, इसमें क्या बुराई? हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। आप कह रहे हैं हम भी? आपने किया, आपने कभी क्रिकेट नहीं किया, आप अभी आए क्रिकेट में। अच्छा मैं अभी भी क्रिकेट में नहीं आया हूँ, क्रिकेट पे प्रोग्राम करता हूँ। अभी प्रोग्राम कभी पहले तुमने प्रोग्राम नहीं किया, अब तुम प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम अप्लाइज कर रहे हैं। पर आफरीदी को जो है आराम से वापस चले जाना चाहिए, वकार यूनुस को जाना चाहिए, वसीम अकरम इन हो जाना चाहिए, विव रिचर्ड को लेना चाहिए, जो हमारी वेव रिचर्ड्स कमेंट्री करेंगे वर्ल्ड कप में पीटीवी पे। उन्होंने कभी उनकी कमेंट्री नहीं चाहिए, उनकी कोचिंग चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, उनको एज ए कोच बैटिंग कोच लाना चाहिए, और वसीम अकरम को बॉलिंग कोच लाना चाहिए। ये हमारे जो है बेस बनेगी, टीम बहुत अच्छी है, बहुत पोटेंशियल है। 1-2 खिलाड़ियों को हम लोग अगर मूव कर देते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। देना चाहिए। खालिद लतीफ 20 साल अफरीदी को खेलते हुए पूरे हो गए, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बड़ी इज्जत है। ठीक है तो चले बस, लेकिन आखिर में ये एक बात तो तय है ना कि ये हमारी टीम है, अच्छा खेलते हैं हम तारीफ करते हैं, बुरा खेलते हैं तो हमें तनकीद करने का भी हक है, लेकिन ये कि सही है आप वो दो चक्कर है, ठीक है, करके दिखाना है, इसलिए कि हम पॉजिटिव होप रखते हैं कि इंशाल्लाह T20 बहुत करीब है, और इन दो को अगर निकाल दिया जाएगा तो हम सेमीफाइनल डायरेक्ट खेलेंगे। लेकिन अब एशिया कप से पाकिस्तान बाहर हो गया है, कोई बात अभी वर्ल्ड T20 का बाकी है, उससे बाहर तो नहीं हो जाएगा, उससे बाहर नहीं है। सेमीफाइनल में पहुंचेगा। हाँ इंशाल्लाह फाइनल में खेलेगा, फाइनल खेलेगा, जीतेगा। चलो अच्छी बात है, आप लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया, आप लोगों का थोड़ा ही अच्छी बात है। चले तो फिर जाते जाते सब मिलके, कोई बात नहीं, आज बुरा दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, लेकिन हम जीना मरना ऐसी मुल्क के साथ है, तो जाते जाते सब एक नारा लगाते हैं जोर से, पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जरा कुछ माहिरीन क्रिकेट से इस शर्मनाक शिकस्त पे बात करेंगे।
खुश आमदेद कहते हैं जी आपको एक बार फिर स्टूडियो से। हमने कुछ देर पहले जो बात की थी लोगों से वो आपने सुनी, और अब जरा कुछ माहिरीन से बात कर लेते हैं और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा सियासी मौजू पर आएंगे जो कि आज हमने बात करनी थी, लेकिन जाहिर है ये अहम तरीन बात हो गई। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पीपल्स पार्टी कराची के साबिक सदर कादिर पटेल साहब से, जिन्हें कल रेंजर्स ने तलब किया है उजैर बलोच केस में, जुल्फिकार मिर्जा के बाद दूसरी तलबी। लेकिन अभी हम जरा कुछ क्रिकेट का रोना रोलें, इससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ा लेकिन शायद दिल की भड़ासी कुछ निकल जाए। क्रिकेट के दो बहुत ही माहिर एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे ARY न्यूज़ से वाबस्ता शाहिद हाशमी साहब, सर बहुत नवाजिश, और एक्सप्रेस से वाबस्ता आप इनका मशहूर मारूफ प्रोग्राम भी देखते हैं, इकबाल भाई, मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, ये अब तो ये सवाल भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन हो गई समझ में नहीं आ रहा है इस पर हंसा जाए या रोया जाए। अगर आपसे एक लाइन में पूछूं मसला क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट का, प्रॉब्लम्स भी कंटिन्यूसली एक ही है, मतलब एक पैटर्न डिफाइन करना मुश्किल नहीं है कि गड़बड़ कहां हो रही है, पता है गड़बड़ यहां हो रही है और वो गड़बड़ हुए जा रही है, तो क्यों हो रही है? उसकी वजह यह कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत का अमल दखल ज्यादा हो गया है। अच्छा। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन सदर मुमलिकत हुआ करते थे, इस दौर में नवाज शरीफ साहब को PCB का जो पेट्रन इन चीफ मुकर्रर किया गया, और फिर उसके बाद जिन दो लोगों को लेकर आया गया है, शहरयार साहब अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, 2003 से 2006 तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, फॉरेन सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए। नजम सेठी साहब कोना मश्क सहाफी, एंकर, सब कुछ, उन दोनों के दरमियान में जिस अंदाज से क्रिकेट के मामला चल रहे हैं, बाद लोग कहते हैं सर जंग जारी, बाद लोग कहते हैं सर जंग जारी। आप बयानात अगर दोनों के रिकॉर्ड उठाकर देखें तो दोनों एक दूसरे को सामने आकर तो पब्लिक के सामने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट इंटरनली उनके दरमियान जंग जारी, और जब तक सियासत का जंग का असर परफॉर्मेंस पे किस तरह आता है, जैसे आ जाए वो कैसे आता है, मतलब तो ऊपरी लेवल पे काम वो अपने मंजूर नजर लोगों को, जैसे वकार यूनुस को कोच बनाया, कैसे बनाया, नजम सेठी साहब ने, वकार यूनुस कमेंट्री कर रहे थे दुबई में, रात की तारीकी में लाहौर तशरीफ लाए, वकार यूनुस से उन्होंने बात की है। मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, जब उनको इस बात की यकीन दहानी कराई कि आपको कोच बना रहे हैं, वो वापस चले गए, और फिर PCB ने एक इश्तिहार दिया जहां बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, मोहसिन खान ने भी अप्लाई किया, वकार यूनुस ने भी अप्लाई किया, और इट वाज ऑलरेडी पहले से तय हो गया, डिसाइडेड। जी आज के मैच पर आए शायद भाई, क्या गलत हुआ? बांग्लादेश ठीक है, अभी वो बांग्लादेश नहीं है, लेकिन हम क्या इतने गए गुजरे हो गए थे कि हम बांग्लादेश से मतलब सीरीज का एक मैच जीते जिस पर हमने बाकायदा बंगड़े डाले? ये भी कभी हमने सोचा नहीं था कि मुत्तहिदा अरब अमारात से जीतने पे हम खुश होंगे कि देखा जीत गए। ये क्या हुआ आज के मैच में? खिलाड़ियों को भी, जितने खिलाड़ियों को दोष है उतना ही टीम मैनेजमेंट को। ऐसा नहीं है कि टीम मैनेजमेंट बता नहीं रही खिलाड़ियों को ग्रांड फ्लावर नाकाम है या वकार यूनुस नाकाम है, खिलाड़ियों को मुस्तकिल बताया जा रहा है, खिलाड़ी इसके जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी गलती ये भी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने यह कह दिया कि एशिया कप में जो टीम गई है और वर्ल्ड T20 के लिए हमने जो अनाउंस किया हतमी नहीं है, 8 मार्च तक हम तब्दील। तो हर शख्स अपनी पोजीशन के लिए खेल रहा है, इंडिविजुअलिज्म है, हर प्लेयर को ये तकलीफ है, परेशानी है कि मैं आउट हो जाऊं वर्ल्ड T20 से। इसने बड़ा फैक्टर ये कहना नहीं चाहिए था। जब आपके पास मार्च 8 की एक रूल है मौजूद कि आप चेंज कर सकते हैं, तो ये मीडिया में आके आप बेशक कर देते थे, लेकिन चेयरमैन भी, शाहिद आफरीदी भी, सिलेक्शन कमेटी के चीफ भी कि जी तब्दीलियां हो सकती हैं। इससे प्लेयरों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हर कोई अपनी जगह के लिए खेल रहा है। उमर अकमल, शर्जील, मंजूर, खुर्रम मंजूर, सारे अपनी पोजीशन के लिए खेल रहे हैं। एक दो प्लेयर ही ऐसे हैं जिन्हें पता है कि वो वर्ल्ड T20 की टीम से नहीं हट सकते, वो मोहम्मद आमिर है या शाहिद आफरीदी के वो कप्तान है। हफीज को भी अब इतना प्रेशर हो गया कि सब लोगों को ये फिक्र हो रही है कि हमें कहीं वर्ल्ड T20 की टीम से बाहर ना कर दिया जाए। तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए कि वर्ल्ड T20 शॉर्ट टर्म में फौरन क्या करें, इसलिए 10 दिन बाद तो T20 वर्ल्ड कप प्रॉपर प्लानिंग करें, टीम मैनेजमेट बैठे और प्लान करे। जिस तरह पाकिस्तान के मुस्तकिल एक ही जैसे मसाइल हो रहे हैं, बैटिंग में मसाइल है, पहले 10 ओवर्स में हम मैच हार जाते हैं। पहले 10 ओवर का अगर आप अहाता करें, इंडिया के खिलाफ 48 रन 6 खिलाड़ी आउट, यूएई के खिलाफ 47 रन 3 खिलाड़ी आउट, बांग्लादेश के 10 ओवर 34 रन 3 खिलाड़ी आउट। तो मतलब 10 ओवर में आप पहले 10 ओवर में मैच हार रहे हैं, तो क्यों इसकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं? सरफराज को ओपन कराना पड़ेगा, चाहे वकार यूनुस को पसंद हो या ना हो। ये सारे अगर ओपन नहीं कर रहे इकबाल साहब, तो वकार यूनुस साहब की वजह से नहीं कर रहे। वकार यूनुस का और सरफराज का तो वर्ल्ड कप में सबके सामने आ गया, और लोग कह रहे थे सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज को नहीं खिलाया गया। जब उसको खिलाया गया, एक ऐसे क्रंच मैच में खिलाया गया कि जहां अगर वो नाकाम हो जाता तो वकार यूनुस साहब के लिए कहने को हो जाता, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच हो गया। इसमें इख्तिलाफ करूंगा, 50 ओवर्स की क्रिकेट जरा मुख्तलिफ है। सरफराज ने जब न्यूजीलैंड में उसे वार्म अप मैचेस दिए तो वो नाकाम हो गया ओपनर के तौर पर। वो खुद गया, वकार, टीम मैनेजमेंट, मोइन खान सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर थे उनके पास कि मैं ओपन नहीं करना चाहता। ये 20 ओवर्स की क्रिकेट है, ये 20 ओवर्स की क्रिकेट है, और ये सब कॉन्टिनेंट की पिचेस है। वो न्यूजीलैंड की पिचेस थी, वहां रेगुलर ओपनर का काम होता है, यहाँ इरेगुलर ओपनर भी कर, लेकिन वहां सरफराज ने परफॉर्मेंस दी। आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने परफॉर्मेंस दी, जब उसको खिलाया गया। आपको
कॉन्फिडेंस तो देना प्लेयर को। सही है। अब टीम की परफॉर्मेंस में जरा एक क्विक अगर नजर हम कुछ आपको स्लाइड्स की सूरत में दिखा दें, आपको ये मालूम होना चाहिए सबको, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, और मेरे सामने दो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तस्दीक करेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा T20, बिकॉज हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस भी बड़ा मैटर करता है जी, तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किस टीम को है T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने का? पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। आज पाकिस्तान ने मैचेस की अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी, आज 101वां मैच खेला है। न्यूजीलैंड की टीम जो दूसरे नंबर पर है उसके 13 मैचेस कम है पाकिस्तान से, 88 मैचेस खेले हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर है, उसने 84 मैचेस खेले हैं। तो सबसे ज्यादा तजुर्बेकार टीम है कौन है इस वक्त T20 फॉर्मेट की? पाकिस्तान की टीम। अब जरा जीत का तनासुब पे आ जाते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान ने जो 101 मैचेस खेले हैं उसमें पाकिस्तान ने कितने परसेंट मैचेस जीते हैं? 59% मैचेस पाकिस्तान ने ओवरऑल जीते हैं। अब जरा अगर इसको तोड़ दिया जाए कि आफरीदी जिनमें कप्तान थे और आफरीदी जिनमें कप्तान नहीं थे, तो आफरीदी की कप्तानी में जीत का तनासुब है 45%, 45%, और दीगर जो भी कप्तान थे उनमें जीत का तनासुब है तकरीबन 70%। प्रिसाइसली अगर देखा जाए तो 69%। ये तो शायद भी फर्क साफ जाहिर है। बिल्कुल फर्क साफ जाहिर है, लेकिन मत भूलिए, ये मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, नहीं सही है, एकेडमिक बात हो रही है। T20 का बेहतरीन बॉलर सईद अजमल वो अब टीम में शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा विकेट आफरीदी की हैं। हफीज जिसका बड़ा फायदा होता था, 2 in 1 था, वो बॉलिंग भी कराता था, उसका नुकसान हो गया। नंबर 3 जो T20 का एक मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर था उमर गुल, वो भी अब टीम में नहीं है। तो 3 अहम बॉलर आपके T20 फॉर्मेट में दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले आफरीदी हैं। तो ये मैचेस भी सबसे ज्यादा आफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है। आफरीदी बड़ी कब से आउट ऑफ फॉर्म? क्रूअल तकरीबन 1-1.5 साल हो गया कि उसकी कारकर्दगी ऑफ एंड ऑन एक मैच में करता है, फिर 5-6 मैचेस में नहीं होती उसकी कारकर्दगी, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। ये बॉलिंग में फैक्टर है, लेकिन बैटिंग में हम जो पावर हिटिंग होती है, जो 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं जिसमें सिर्फ दायरे के बाहर 2 फील्डर होते हैं, इस एशिया कप को ले लें, पहले 6 ओवर में इंडिया के खिलाफ 32 रन, दूसरे मैच में 26 पे 3 और आज 20 पे 3, आज 20। तो 6 ओवर में हम मैच हार रहे हैं या 10 ओवर में मैच हार रहे हैं, तो ये बैटिंग का प्रॉब्लम है। बैटिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि आप अगर सरफराज को खिलाते हैं तो आपके पास नीचे एक चांस है कि आप उसको मोहम्मद नवाज को खिला सकते हैं, एक ऑलराउंडर की जगह बन जाती है, ऑलराउंडर की जगह बन जाती है। और ये नहीं देखने में आ रहा कि अगर आप 6 ओवर में अपने पास विकेटें रखेंगे तो आप कोई पिंच हिटर भेज देंगे, जो आप पिंच हिटर जाके सही। अच्छा, मैं इकबाल भाई की तरफ जाने से पहले जरा आज बड़ा एक तारीखी दिन था, ये जो है वो बड़े बड़े कुछ रिकॉर्ड्स भी बने। पाकिस्तान ने T20 में, जिस तरह पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मैचेस खेला, हमने आपको बताया, T20 इंटरनेशनल में अपना जिस टीम के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है वो कौन है? वो भी बदकिस्मती से, अब मैं आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहा हूं ये बता के कि वो टीम ही बांग्लादेश है। पाकिस्तान ने किसी भी टीम के खिलाफ जो सबसे बड़ा स्कोर किया T20 में वो है 202 रन बांग्लादेश के खिलाफ। आज क्या हुआ है? आज पाकिस्तान ने हिस्ट्री में बांग्लादेश के खिलाफ अपना कम तरीन स्कोर बनाया, 129 रन बनाया पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का कम तरीन स्कोर है। आज ही यह भी हुआ कि पाकिस्तान ने जो 101 मैचेस खेले हैं T20, किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी मैच में इब्तिदाई 10 ओवर्स में कम तरीन रन पाकिस्तान ने आज बनाए बांग्लादेश के खिलाफ ही 34 रन। इकबाल भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनते बनते रह गए। हमने इंडिया के खिलाफ मैच में 68 डॉट बॉलें खेली, अगर हम 2 बॉलें और खेल लेते डॉट तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता। बिल्कुल, तो कोशिश तो पूरी की, लेकिन आज भी हमने 57 डॉट बॉल्स खेली। आप देखें, और इससे पहले वाले मैच में भी उसमें भी 57 बॉल्स यूएई के खिलाफ, बिल्कुल यूएई जैसी बॉलिंग के खिलाफ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का अभी ओवरऑल में देख रहा था, 2014 से लेकर अब तक जो ओपनिंग का पाकिस्तान का जो परसेंटेज है ओपनर्स की, सबसे लोएस्ट है। पाकिस्तानी ओपनर्स का जो अगर जो नजर आता है परसेंटेज के हिसाब से, एवरेज जो है वो 14 रन का है और हाईएस्ट पार्टनरशिप 30 ऑट की है, 33 रन सबसे बड़ी शराकत। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा लें कि जब आपकी बुनियादी जो है वो सही नहीं होगी, और कितने ओपनर्स आजमाए, तजर्बात की नजर करते चले जा रहे हैं, कभी किसी को आजमाते कभी किसी को आजमाते, तसलसल की कमी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। बैटिंग ऑर्डर में आप देखें, कभी हफीज 1 डाउन पे आ जाते हैं, कभी इनिंग्स ओपन करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कभी सरफराज को ट्राई करते हैं, कभी किसी और को ट्राई करते हैं। पाकिस्तान की तसलसल की कमी है जिसकी वजह से। कंक्लूड करते हैं जरा शायद भाई, समी ये क्या हो गया? मतलब एक एक्सपीरियंस बॉलर है, बहरहाल 2 इतनी बड़ी बड़ी नो बॉल है, आमिर को पीछे छोड़ दिया। समझो आज के मैच के विलन ही वही थे। 18वां ओवर जब आमिर ने कराया तो तीसरी गेंद पे उसने शाकिबुल हसन को आउट कर दिया और आमिर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 26 रन चाहिए थे उस वक्त, और
2.5 ओवर में अगर 26 रन पाकिस्तान आराम से निकाल लेते हम मैच। चौथी गेंद पे उस जालिम ने ड्राइव मारी और चौका हो गया, और 5वीं गेंद पे फिर एक चौका हो गया जो कि उसने बड़े इवेसिव एक्शन से बना लिए। तो उस और फिर अगले ओवर में जो 19वां ओवर था, 2 लंबी लंबी नो बॉल्स करा दी, 15 रन बन गए। तो पूरे मैच, आज के मैच के विलन वही रहे। और जहां तक डॉट बॉल्स एक कदम के आगे बढ़ा, जीत हमसे एक कदम दूर हो गई। बिल्कुल, और वो बड़ा मतलब पाकिस्तान को बड़ा कॉस्टली पड़ गया। और इसी तरह जैसे डॉट बॉल्स की भी बात हो रही थी, अगर हम तीनों मैचों में 20-20 रन उन डॉट बॉल्स पे बना लेते तो हम तीनों मैच जीत गए होते। 50 बॉलों पे 20 रन T20 में बनाना तो कोई मसला नहीं है। रोटेट करना, स्ट्राइक नहीं आता हमारे बैट्समैनों को। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये वकार यूनुस के पहले स्टिंट जब वो 2011 में कोच थे उस वक्त से चल रही है। पाकिस्तान की टीम वनडे इंटरनेशनल्स में दुनिया की सबसे सेकंड वर्स्ट टीम है डॉट बॉल्स खेलने में। सेकंड वर्स्ट टीम है दुनिया में, हमसे वर्स्ट वेस्ट इंडीज है, हमसे वर्स्ट वेस्ट इंडीज है। चलो शुक्र है कोई कीनिया भी नहीं। और T20 में पाकिस्तान की टीम वर्स्ट हो गई डॉट बॉल्स खेलने में। तो जब डॉट बॉल्स का आप एक इशू नहीं कर सकते कि प्लेयरों को कहें कि भाई एक सिंगल ले लो, एक कुत्ता ही रख लेंगे, कुत्ता छोड़ देंगे, भाई सिंगल ले लो जाके भागे। लेकिन वसीम, उसमें यह भी सवाल पैदा होता है कि आपका कोच, बैटिंग कोच कह रहा है कि हमारे इब्तिदाई बैट्समैन जो है वो खौफ का शिकार है, उनसे खौफ निकालना होगा। आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं तो इसका मतलब है अगर वो पहले से खौफ का शिकार है तो मजीद खौफ का शिकार हो जाएंगे। आप तो उनका मोरल बूस्ट करें ना। पहले मैच में कोहली ने मैन ऑफ द मैच की जो सेरेमनी थी, 2 जुमलों में पाकिस्तान की बैट्समैनों को सबक दे दिया। एक उसने कहा कि प्ले अकॉर्डिंग टू द पिच, जो भी पिच है उसके हिसाब से खेलो। नंबर 2 उसने कहा कि व्हेन यू बैट यू स्विच ऑन योर माइंड, अपना दिमाग खोल लो। 2 सबक दे दिए। अगर ये सबक, इन सबक से भी ना सीख सकें तो फिर पाकिस्तान। और विराट कोहली के बारे में शोएब अख्तर आज ये कह रहे थे कि मैंने विराट कोहली से कहा कि यार तुम इतना अच्छा फॉर्म में हो तो हमारे लड़कों को कुछ क्यों नहीं यार टिप्स देते। तो विराट कोहली का मासूमाना जवाब ये था कि तुम्हारे लड़के मुझसे दुनिया के हर मौजू पे बात करते हैं सिवाय क्रिकेट के। आप उसकी मिसाल ले रहे हैं ना, ढाका में ही अहमद शहजाद को ढाका में ही युवराज सिंह मिल गए लिफ्ट में। तो अहमद शहजाद ने उससे कहा रन क्यों नहीं स्कोर कर रहे यार, रन स्कोर करो। अब हमारे प्लेयर्स जब दूसरों को कहेंगे तो फिर खुद क्या करेंगे। और उसने फिर दिल में जो कहा होगा वो पता नहीं। तो अब आखिर है मेरा आप दोनों से सवाल ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम इकबाल भाई, ये 10 दिनों बाद है आईसीसी वर्ल्ड T20, जिससे कौम ने जो उम्मीदें है ना वो है वहां पे। खैर आज के इस मैच से जरा एक अच्छी चीज होगी कि जरा रियलिस्टिक हो जाएंगे हम, तो फिर असी ना ही समझिए। नहीं, पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल है T20 के नुक्ते निगाह से। 2007 में पहला T20 हुआ, वर्ल्ड T20 फाइनल में पहुंचे, वो मिसबा के शॉट की वजह से हम वर्ल्ड T20 नहीं जीत सके। फिर उसके बाद 2009 में हम यूनुस खान की कप्तानी में 21 जून 2009 को जीते। 2010 में माइकल हसी ने छक्के लगा दिए सईद अजमल को, तो हम सेमीफाइनल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाहर हो गए। 2012 में श्रीलंका में जो वर्ल्ड T20 हुआ वहां सेमीफाइनल पहुंचे। 2014 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं है शॉर्टर वर्जन के नुक्ते निगाह से पास रिकॉर्ड को देखते हुए, लेकिन अब जो आज डिमोरलाइज हुई टीम, इससे इसके चांसेस कम नजर आते हैं वर्ल्ड T20 में। तो आपको कोई अगले मरहले में पहुंचती नजर आती है वर्ल्ड T20 में? उम्मीद तो है। पाकिस्तानी टीम अनप्रिडिक्टेबल है। ये खिलाड़ी ऐसे कभी तो खुशी देंगे और कभी गम देंगे, कभी गालियां खाएंगे, कभी हीरो कभी जीरो। इनसे आप किसी भी गैर मुतवक्का कारकर्दगी की तवक्को कर सकते हैं। हमारा ग्रुप बड़ा तगड़ा है, वर्ल्ड दोनों ग्रुप तगड़े हैं। और उम्मीद यही रखें शायकीन के 26 मार्च को टीम वापस आ जाएगी, 25 मार्च को अपना आखिरी मैच खेलकर। अच्छा, यानी अगले मरहले में नहीं जाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत। इस कारकर्दगी से, इस टीम परफॉर्मेंस से, इन खिलाड़ियों से दिल चाह रहा है मैं आपसे कहूंगा मेरे बड़े, लेकिन वरना दिल मेरा आप उससे छोटे तो मैं कहता मुझे आपसे ऐसी घटिया कमेंट की पहला मैच क्वालिफाइड टीम से होगा जो बांग्लादेश होगी, 100% बांग्लादेश होगी। दूसरा मैच इंडिया से, तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, चौथा ऑस्ट्रेलिया से। तो ये 4 मैच जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये हो कि कोई टीम दूसरी टीम को हरा दे और हम उससे स्नीक थ्रू कर जाएं, शायद उसका कोई चांस है, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं। फिर वो कराची वाला जिस तरह PSL में हम कराची किंग्स वाला सीन चला रहे थे कि वो इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, तो हमारा तो हमने फिर वही प्रैक्टिस हम तैयार है। लेकिन वर्ल्ड T20 में चूंकि हर टीम तैयारी करके आ रही है, वो चांस भी बहुत मुश्किल। 92 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि वो उससे हारे, वो उससे हारे और हम जीत गए थे वर्ल्ड कप। अब कुछ पता नहीं है, लेकिन क्रिकेट है। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी तो ऐसी है। आपका प्रोग्राम ज्यादा देखा जाता है तो शायकीन को कोई उम्मीद ना बनाए, अगर उसमें कुछ मिल जाए प्रॉमिस 0, सो दैट अगर कोई 1 या 2 अचीव कर ले तो खुशी ज्यादा हो। ठीक, मैं आखिर में बस चाहूंगा, वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन फिर भी एक कमेंट इस पे करने। सारे खिलाड़ी हमारे, आप लोगों के तो खैर ज्यादा राब्ता है, हमारा भी रहता है राब्ता, सब भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन मुझे एक गिला ये रहता है इन सब भाइयों से कि जब वो अच्छा खेलते हैं दायरा हम तारीफ करते हैं, और जब खेलते हैं तो मैं कतई तौर पर नहीं कह रहा कि पुतले जलाना और ये सब बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन
फिर इतना तो बनता है ना हमारा भी आवाम का कि तनकीद करना है। जब तनकीद होती है तो हम इस तरह की बातें सुनते हैं, देखिए जी हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं और आप लोग टीवी पे बैठ के शुरू हो जाते हैं हमारे खिलाफ। ये यानी मैं अगर एक एंकर हूं, मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहा हूं यकीनन, लेकिन मैं इस काम के पैसे भी ले रहा हूं ना। तो मतलब खाली ये जवाब कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मैं तनकीद ना करें, ये कोई मजे की बात तो नहीं है। लेकिन यही लोग तहजीब के दायरे में यही लोग तो हैं कि हम इनको सर पर बिठाते हैं जब ये परफॉर्मेंस देते हैं, और फिर हक भी है इनका एहतसाब करना भी हमारा हक है, क्योंकि ये खिलाड़ी अवाम की वजह से हीरो बनते हैं ना, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। और जिस तरह आपने कहा वसीम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, पैसे लेते हैं, आप इनके बैंक बैलेंस चेक करें तो बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, तो इनको परफॉर्मेंस फाइनल वर्ड शायद। हाँ, मजबूत अंदाज में तामीरी तनकीद होनी चाहिए, किसी की जातियात पे नहीं होनी चाहिए, डिसेंसी। और क्रिकेट तो फैक्ट्स का गेम है, इतना जालिम गेम है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के तनकीद करते हैं ना, जातियात से कभी अभी हमने सब बताया सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खेलों में सियासत बहुत है, ये इकबाल भाई ने कह दिया है, और सियासत में भी खेल बहुत हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत कुछ पकड़ा है। कादिर पटेल साहब से बात करेंगे जिन्हें कल रेंजर्स ने तलब कर लिया है। जुल्फिकार मिर्जा साहब पहले शख्स थे जिसको तलब किया उजैर बलोच केस में, कल कादिर पटेल साहब, लेकिन वो आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो लंदन में बैठे हैं, उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं जी आपको इस प्रोग्राम में एक बार फिर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के साबिक सदर कादिर पटेल साहब वो दूसरे शख्स हैं उजैर बलोच केस में जुल्फिकार मिर्जा के बाद कि जिन्हें तलब किया है रेंजर्स ने। रेंजर्स की जानिब से उनको एक नोटिस सर्व हुआ है कि वो 3 मार्च को आए, इसलिए कि उनसे रेंजर्स कुछ इंटरोगेशन करना चाहती है। मिर्जा साहब तो चले गए, कादिर पटेल साहब जाहिर हमें तासुर यही कि वो कल नहीं जा रहा है, चूंकि इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और बैरून मुल्क यानी कि लंदन से मौजूद है। कादिर पटेल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत नवाजिश कादिर साहब आपने वक्त निकाला। कल आप इसका मतलब ये नहीं जा रहे रेंजर्स हेडक्वार्टर, ये जो रेंजर्स ने आपको बुलाया है? वसीम 29 तारीख की शाम को ये खत मौसूल हुआ था मेरे एक मुलाजिम के जरिए। सही है। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं था। हाँ। तो मैंने दूसरे ही दिन एक खत लिख दिया था उन रेंजर्स को कि मेहरबानी फरमाकर मुझे डेट एक्सटेंड कर दें। सही है। तो मैं वॉलंटियरली रजाकाराना तौर पे लंदन से भी आकर ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार हूँ, जिसका मुझे अभी तक जवाब का इंतजार है। और जैसे ही होगा डेफिनेटली मैं आऊंगा इंशाल्लाह और आके जो है वो जो भी है इन्वेस्टिगेशन उसमें हिस्सा लूंगा। अच्छा, तो आपने कहा कि आप 29 को आएंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब 28 को, 28 मार्च को आप आएंगे आप, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि वो आमतौर पे तो मतलब यहाँ से निकलने का सिलसिला है, वापसी का तो सिलसिला हो ही नहीं रहा, तो बड़ा मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कादिर साहब बताएं, यानी 28 को हम कंफर्म समझे कि 28 को मजीद कोई एप्लीकेशन कोई दरखास्त नहीं, बल्कि 28 को कादिर पटेल साहब खुद मौजूद होंगे रेंजर्स के रूबरू? इंशाल्लाह जरूर होंगे। देखें वसीम, बात ये कि जमीर के फैसले भी होते हैं। जब अल्लाह का शुक्र है हाथ साफ है, दामन साफ है और जहन पर कोई बोझ नहीं और खुदा का शुक्र है कुछ किया नहीं, तो फिर किस चीज का छुपाना, किस चीज से छुपना। बिल्कुल आएंगे। और रेंजर्स ने या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जिस तरह अच्छे काम किए हैं, अगर किसी तरह किसी वजह से उन्हें हमसे कोई मालूमात की जरूरत है तो उसके लिए बिल्कुल हाजिर है। वैसे चक्कर क्या है कादिर पटेल साहब, क्यों? यानी कि डॉक्टर आसिम साहब की जेआईटी में नाम कुछ लोगों का आता है, उनमें से आप वो हैं। उजैर बलोच में एक बंदा को बुलाया गया, जुल्फिकार मिर्जा, उनका तो ताल्लुक रोजे रोशन की तरह आया है, वो तो कहते हैं मेरा भाई है भाई उजैर, और दूसरा किसी को बुलाया गया तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, लेकिन ये क्या वजह है फिर, क्यों आपको इतने 2 हाई प्रोफाइल केसेस में आपका नाम आया है? आप अगर डॉक्टर आसिम की जेआईटी देखें तो उसमें भी कई नाम है, लेकिन एफआईआर में सिर्फ मेरा नाम नहीं। हाँ नहीं, और ये आपने नोट किया है, लेकिन आप वो फर्दे वाहिद हो गए जिनका नाम इन दोनों केसेस में आ गया है। बहरहाल वसीम, इंसाफ तो इंसाफ है। बहरहाल जो बात सच्ची होगी वही सामने आएगी। मैं किसी चीज से घबराता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब इंसान अल्लाह की अदालत में और अवाम की अदालत में साफ है तो फिर उसे किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। मुझसे जो भी मालूमात चाहिए मैं हाजिर हूँ और वॉलंटियरली फिर कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और बकौल आपके कि लोग लंदन चले जाते वापस नहीं आते, मैं तो खैर कराची की प्रेसिडेंटशिप से हटने के बाद अपनी फैमिली को या अपनी सेहत को टाइम दे रहा था, लेकिन अगर इतना जरूरी है तो मैं वापस आने को भी तैयार हूँ। अच्छा, आप बाहर वैसे क्यों हैं कादिर पटेल साहब? और इसलिए कि आप तकरीबन 6 माह से बाहर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ।
मैंने आपको बताया था कि मैं सस्पेंड हुआ था कराची डिवीजन की प्रेसिडेंट से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नया सेटअप आ गया था कराची का। तो आपके कराची रहने में तो पाबंदी नहीं लगाई थी ना किसी ने? जी सर, आपको बिल्कुल आपको सस्पेंड किया गया था, लेकिन आप कराची रहने में तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी ना, मतलब कोई नहीं उसमें वसीम ये था ना कि अब अगर मैं भी हूँ, दूसरा सेटअप भी काम कर रहा है, फिर सिक्योरिटीज थी वो भी वापस हो गई थी, वो इश्यूज भी थे, तो मतलब ग्रुपिंग भी ना हो। फिर मीडिया है वो बार बार पुश करता है कि जी आपको क्यों सस्पेंड किया गया, हालांकि वो स्पीच थी जो मुतनाजा हो गई। तो मैं मजीद कंट्राडिक्शन नहीं चाह रहा था, और सबसे बढ़ के मतलब ये कि इन 6-7-5 सालों में जो है एमएनएशिप में और कराची की सदारत में न फैमिली को टाइम दे सका, न खुद को, न सेहत को, तो मैंने इसको एक वेकेशन समझा और मैं इस तरह अपना वक्त गुजार रहा था। अगर मैं कहूं आपकी बाहर रहने की वजह कोई रेंजर्स ऑपरेशन, कराची ऑपरेशन और कुछ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ही थी, तो ये बात ठीक होगी? सर रेंजर्स का ऑपरेशन को तो 3 साल होने को वही मैं तभी वही कह रहा हूँ ना, मैं वही था जब। सही है वही कह रहा हूँ मैं। तो अब 2 साल तो मैं वही था जब रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ था। और एक और बात आपको अहम याद दिलाऊं वसीम जी कि जिस एपीसी ने ये कराची ऑपरेशन मंजूर किया, अप्रूव किया, उसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मैंने की थी, वजीर आजम की जेर सदारत जो एपीसी हुई थी, और मैंने ही सबसे ज्यादा वोकल होकर कहा था कि ये रूथलेस किस्म का क्रॉस द बोर्ड बेहतरीन किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए। वैसा ही हो रहा है, मतलब ये वैसा ही हो रहा है जैसा आपने कहा था, मतलब हो ही रहा है और काफी इसमें बेहतरी भी आई है। तो मैं क्यों अपने आप को कि अगर मेरी की जरूरत है तो अपने आप को उससे अलग करूं, मैं बिल्कुल हाजिर हूं। नहीं, लेकिन आपकी जमात जो है उसके तो तहफ़्फ़ुज़ात बड़े वाज़ेह है ना, तो आपके भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑपरेशन पे? देखिए वसीम, बात ये कि मैं अब मेरी जमात को, या मुझे मेरे ख्याल में मेरी जमात के तर्जुमान जो है वो कायरा साहब हैं, उनको भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उन्होंने बताए हैं वो टेक्निकल किस्म के हैं। कुछ बातें उनको ठीक लगी, कुछ बातें ठीक नहीं लगी। अब मैं पूरी जमात की इस वक्त तर्जुमानी नहीं कर पाऊंगा, फिलहाल फर्द वाहिद का मसला है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, लेकिन आप ये तो चूंकि उज़ैर बलोच के हवाले से आपको बुलाया गया है, तो ये बताएं कि क्या आपका मामला रहा है? बिकॉज हमने बाकी काफी लोगों से तो पूछ ली है बात, फरियाल तालपुर साहिबा समेत, आज आपसे भी पूछ लें कि उज़ैर बलोच से आपका क्या ताल्लुक रहा है। बिकॉज मैं जब उनके घर गया, इंटरव्यू किया, मुझे नहीं मालूम आपने वो प्रोग्राम देखा ही नहीं देखा, तो उनकी फैमिली ने और लॉयर ने भी आपका नाम शद्दोमत के साथ लिया कि आपका बहुत बाकायदगी से आना जाना था वहां। नहीं बिल्कुल वसीम, इससे तो इनकार ही नहीं। हमारी तो कमेटी बनी हुई थी ना उनसे, इलेक्शन के मुज़ाकरात, जो उनकी एक बुजुर्ग कमेटी थी, फिर जिसमें हमारी कमेटी में सईद गनी भी थे, यूसुफ बलोच, तो हम जाते रहे हैं वहाँ। 2-3 मीटिंग्स हमारी उनसे हुई हैं। इसके अलावा और ओकेजनली शादी, गमी, ब्याह, बिलहरी छोटा सा है, और आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची, तो मतलब मेरी मुलाकात रही है, मैंने तो कभी इससे इनकार। दोस्त थे उज़ैर बलोच आपके? नहीं, दोस्त आप नहीं कह सकते, मुलाकात होती रही। दोस्त तो वो होता है कि जिससे आप हर वक्त राब्ते में हो, जी गपशप हो, साथ घूमना फिरना हो, लेकिन मुलाकात रही है। और मुलाकात आपकी, ठीक है, ये आपने कहा मुज़ाकरात के हवाले से भी है वो, वैसे आपकी क्या ओपिनियन है उज़ैर बलोच के बारे में? क्या उज़ैर बलोच है कोई एक गैंगस्टर है, एक शरीफ आदमी है, क्या आपकी राय? देखिए वसीम, बातें जितने मुंह उतनी बातें, आई डोंट नो, ये तो वक्त और कानून साबित करेगा। इस बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगा, बेकार में मतलब बात बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो भी हो, मुझसे जो मालूमात चाहिए होंगी वो मैं हाजिर हूं देने की। सही है, लेकिन मैं एक बात पे हैरानी का इजहार करना चाहता हूं कादिर पटेल साहब, आप इस वक्त बाहर हैं, कुछ और पार्टी रहनुमा भी बाहर हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी बाहर हैं, और आपने बताया कि आपकी अपनी रीजन है बाहर रहने की, जो कि जिसका ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने आला तरीन पार्टी क़यादत से या वजीर आला की सतह पर उनके लिए आवाज उठाते हमने देखा। शर्जील साहब का तस्करा किया, बाकी तो आपका तो यहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा आपकी पार्टी वाला, ये क्या मामला है? अभी आप उनसे पूछ ले सर, फिलहाल तो आपसे पूछ रहा हूं, आप तो बता। मैं हकीकतन इस बात का जवाब देने से आ रही हूँ। हो सकता है मेरी शख्सियत इतनी भारी भरकम नहीं है, या मैं मतलब किसी वजीर नहीं रहा हूँ कभी, या कभी डायरेक्टर नहीं रहा हूँ। पीपल्स पार्टी कराची के सदर इतना बड़ा होता? जी सर, पीपल्स पार्टी कराची के सदर। अभी 30 साल के जदोजहद एक पॉलिटिकल वर्कर की, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से लेके फिर मैं कराची के प्रेसिडेंट तक पहुंचा हूँ। 28-30 साल एक वर्कर की हैसियत से पार्टी में गुजारे। हाँ। तो बड़ा फर्क है ना फेडरल मिनिस्टर्स में और वर्कर्स में, ये फर्क तो रहेगा। अच्छा, सही है। आपका पार्टी में, पार्टी लीडरशिप से पिछले 3 माह में लेट से कोई राब्ता हुआ जरदारी साहब से? कोई राब्ता नहीं, मेरा कोई खास राब्ता ऐसे नहीं। कोई आम राब्ता भी नहीं हुआ? नहीं, मतलब नहीं है इस तरह, कोई ज्यादा राब्ते में नहीं रहा मैं।
उनके अलावा चले तो टॉप लीडरशिप की बात होगी, वैसे किसी और सतह पे दूसरी सेकंड टीयर लीडरशिप से कोई राब्ता? जो कुछ एक दो दोस्त वोस्त होते हैं, जिस तरह कोई एमपीए है या इस तरह अगर कोई मिले, एलओआई हुई तो वो एक अलग बात है, बाकी इस तरह कोई खास राब्ता मेरा नहीं है। अच्छा, और ये जुल्फिकार मिर्जा साहब, चूंकि जाहिर है इस वक्त वो उनको पहले तलब किया गया और पीपल्स पार्टी की उनसे मुतालिक राय है, वो तो सबको पता ही है, आपकी उनसे कोई राब्ता या उनसे मुतालिक क्या राय है आपकी? जी नहीं, डॉक्टर साहब से भी मेरा कोई राब्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको बतौर मजमूई क्या लगता है कि ये कुछ मामला तंग हो रहा है ये आपके हवाले से, जाती हवाले से कुछ? नहीं, मकसद मुझे कोई वसीम इसमें बिल्कुल वो नहीं लगता। अगर उन्होंने बुलाया इंट्रोगेशन के लिए, डॉक्टर साहब को भी बुलाया था, मुझे बुलाया, मैं भी आने को तैयार हूँ, लंदन से आने को तैयार हूँ, वॉलंटियरली आने को तैयार हूँ। जो बात होगी वो सामने होगी और क्लियर होगी। तो इस वक्त जो भी लंदन और दुबई में आपका उनको ये मशवरा है कि वो भी तैयार हो जाए और आ जाए? तब जब कुछ किया ना हो, इंसान का जमीर मुतमईन हो, अब फिर कहूंगा हाथ साफ हो, दामन साफ हो, जमीर पे बोझ नहीं, तो किस चीज का घबराना? तो जो नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो पार्टी सरबराह? अब वसीम ये तो मासूमाना सवाल उन्हीं से करो ना, आपके क्यों नहीं आ रहे? मेरी तो इसलिए कि मेरी तो समझ में नहीं आ रही, वो कह रहे ट्रैवल नहीं कर सकते, वो दुबई से लंदन, अमेरिका, उमरा, पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा शायद, तो मेरे पास सवाल का जवाब है नहीं और उन तक रसाई भी मेरी है नहीं, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं, शायद आपसे कोई जवाब मिल जाए। मिल सकता है कोई जवाब? नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के वाकई रीजन हो, कुछ जेन्युइन होते हैं। अब मसला ये है कि जेन्युइन रीजंस को भी जो लोगों ने मेडिकल ग्राउंड्स को और इतना इस्तेमाल किया है कि वो जेन्युइन जो भी है ना, वो भी अजीब झूठ लगने लगता है। तो ये मिस यूज ऑफ रीजंस जो होता है, ये जो है घुन के साथ गेहूं भी पीस जाता है, वो वाली बात है। सही, बस तो आखिर में बता दें, हाँ आखिर में डॉक्टर आसिम के हवाले से बता दें, चूंकि एफआईआर भी आप पे कटी है और जेआईटी में जनाब है वो इस हवाले से कि आपने उनको कॉल किया ये अमन कमेटी के कुछ अफराद के इलाज के हवाले से, तो आपका डॉक्टर आसिम से कितना? अब डॉक्टर आसिम माशाल्लाह इतने बड़े आदमी थे और वो फजले खुदा ताला, वो फोन वो किसी का, मेरा तो क्या किसी का नहीं उठाते थे, वो तो प्रेसिडेंट साहब से डायरेक्ट थे। अब वो मेरा फोन उठाएंगे और फिर लहरी ऑपरेशन पीपल्स पार्टी कर रही है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, वहां पुलिस से जो जख्मी हो रहा है उसका फिर मैं इलाज करा रहा हूँ आसिम से, और वो इतना ताबेदार है कि वो लहरी वालों का जो है नाजमाबाद में इलाज कर रहा है, मेरे कहने पे बार बार फोन उठा करके जी हाँ मैं कराता हूँ इलाज, और वो लहरी वाले जो है अपने उर्फियत समेत वहां इलाज करा रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्या कहें वसीम, बताओ? तो फिर नाम क्यों लिया है फिर उन्होंने आपका? अब आसिम ने लिया है तो उसको पूछना होगा, पूछना पड़ेगा कि आसिम ने किस पैराए में मेरा नाम लिया है। जो यानी आपको जो फोन नहीं उठा रहा तो उसने नाम ले लिया, और उजैर ने भी नाम ले लिया, उनसे ही पूछना पड़ेगा कि नाम क्यों ले लिया। किसी का मुंह आदमी बंद नहीं कर सकता वसीम, अपनी रीजंस पेश कर सकता है, अपनी बात पेश कर सकता है, अपनी बात रख सकता है सामने, बाकी किसी का मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो फिर टीवी पर आप रोज देखते हैं लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते। सही है, और ये वारंट वगैरह जारी हुए थे तो आप आने से पहले कुछ जमानत वाला सिलसिला करवाएंगे, क्या करेंगे? वो देखेंगे वसीम, लेट्स सी, वो तो बात की बात है। सही, तो फिर आप जो है वो 28 मार्च को अब आप आ रहे हैं रेंजर के सामने, कल जाहिर नहीं आ रहे और आपने लेटर की सूरत में बता भी दिया है रेंजर। लेकिन मुझे अभी तक जो मेरी डेट मैंने रिक्वेस्ट की एक्सटेंड करने की, उसका जवाब नहीं मिला अभी तक मुझे, जिसका मुझे इंतजार है। अब मैं आप मेरे प्रोग्राम के जरिए कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर दें, अगर उनको जवाब दे दें, आपको कुछ भी कहना चाहते हैं। हाँ, मैं आपके तवज्जुह से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं अगर आऊं भी तो मुझे क्या पता मुझे कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, किसके पास जाना है। इस डेट में, इस लेटर में तो मेंशन था, लेकिन अभी मुझे जो मैंने रिक्वेस्ट की उसके जवाब आने तक तो मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ। सही, लेकिन अगर जवाब आ गया तो आप बिल्कुल एक कंफर्म बता रहे हैं कि आप फिर 28 को यहाँ होंगे और रेंजर्स के पास जाएंगे और उनसे जो भी उनको पूछना होगा इंशाल्लाह डेफिनेटली। चलें, आपसे भी देखिए, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया कादिर पटेल साहब, पीपल्स पार्टी कराची के साबिक सदर और जुल्फिकार मिर्जा साहब के बाद इनको बुलाया गया, जो कि कल पेश नहीं हो रहे दायरे रेंजर्स की रूबरू। कहते हैं मैंने रेंजर्स को लिख कर दे दिया कि मैं कल नहीं आ सकता, 28 मार्च को आऊँगा। रेंजर्स अब तक कोई जवाब नहीं दिया, जो ही जवाब अगर आ जाता है कि हाँ आप इस तारीख को आ जाइए, यहाँ आ जाइए, तो मैं पेश हो जाऊँगा। ज़िंदगी रही और सेहत रही तो आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।